जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं वेव के बारे में, और उस वेव में ही हमने एक साइड पढ़ा था। हमने इस वेव को दो पार्टीशन किए थे हमने वेव के, एक तो विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है, और दूसरा मैकेनिकल वेव में यानी कि यांत्रिक तरंग में। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंतर्गत हमने सारा का सारा लाइट पढ़ना था, है ना। कुछ और तरंगें पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी एक सीरीज थी। सीरीज कौन सी थी आपकी? जैसे विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर पढ़ा था, यानी कि इस विबग्योर के इधर की साइड भी कुछ तरंगे थी और इधर के साइड भी, तो उसे बोल रहे थे हम सारी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। तो हम इसका मिडिल पार्ट पढ़ेंगे विबग्योर वाला, जो हमारा लाइट वेव में आता है, लाइट वेव में आता है। तो इसको शुरुआत करेंगे हम। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देंगे। लाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ना है, एक तो लाइट के बारे में पढ़ना है, दूसरा रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका न्यूमेरिकल यानी कि नियम क्या होंगे। दर्पण को यदि थीटा कोण पे घुमा दिया जाए तो वह कितनी डिग्री पे घूम जाएगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। यदि वस्तु की चाल v हो तो दर्पण में यानी कि मिरर में उसकी चाल कितनी दिखाई देगी। यदि वस्तु को दर्पण से यानी कि मिरर से x दूरी पर रखा जाए तो जो आपका प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहाँ पर बनेगी, कितनी दूरी पर या कितनी गहराई पर दर्पण के यानी कि मिरर के अंदर दिखाई देगी, ठीक है, उसका न्यूमेरिकल करेंगे। यदि पूरा शरीर देखना हो मैं दर्पण के सामने तो मैं दर्पण को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। और यदि मैं प्रतिबिंब की संख्या निकालनी हो कि नंबर कितने होंगे प्रतिबिंब के, या कितने थीटा पर रखा हुआ है दो प्रतिबिंब, उनके नंबर निकालने तो कैसे निकाला जाएगा। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण यूज होता है और उसका सिद्धांत क्या होगा वो देख लेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे इसके, ठीक है, लास्ट में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, लाइट। लाइट आपको पता लग गया कि ये वेव है, और वेव में कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसी है, एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, तरंग और कण। तो लाइट की द्वित प्रकृति पूछी जाती है, तो लाइट की कैसी प्रकृति होती है, द्वितीय प्रकृति, यानी कि यह तरंग की तरह भी और कण की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है, वेव की तरह भी और पार्टिकल की तरह भी। एक तो चीज ये हो गई। लाइट प्रकाश होता क्या है, बेसिकली प्रकाश होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। यानी किसी चीज़ पर टॉर्च है, टॉर्च से हमने किसी चीज़ पर डाला उसको तो वो दिखेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तो वही हमारी लाइट है जो हमें देखने में मदद करती है। दूसरी बात, ये फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन क्या होता है जी, फोटोन जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है ना, वो बंडलों के रूप में उन्हें फोटोन बोलते हैं। यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। ये किसने बताया, प्लांक ने। तो प्लांक कांस्टेंट लगता है इसमें, इसलिए फोटोन के रूप में चलता है। फोटोन के रूप में किसने बताया, प्लांक वैज्ञानिक ने, ठीक है। दूसरी बात, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक तो बात ये पता लगी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और अनुप्रस्थ भी है साथ में। कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग भी है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद और आगे जाएंगे हम, अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उन पर घनत्व का प्रभाव पड़ता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी का, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, निर्वात हो गया। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज चलती है कौन, प्रकाश की चाल, तो निर्वात में भी चल सकती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो और विद्युत क्षेत्र हो, तो उसमें डाइवर्टर नहीं होती, चलती रहती है, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनका, ठीक है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, फिर गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहेगी। तो दोस्तों जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट, ये सबसे पहले मेजर किसने की थी, आपके रोमर वैज्ञानिक ने। रोमर वैज्ञानिक ने बताया स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करके। कब, सन ध्यान रखना पूछा गया है 1676 में, 1676, 1676 में उन्होंने मेजर करके बताया रोमर ने कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यदि वो आपको 3 × 10⁸ 10⁸ मीटर पर सेकंड दे रहा है और किलोमीटर में पूछेगा तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे इसको, यानी कि 3 जीरो कम हो जाएंगी, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा ये आपका। तो जो आपकी लाइट है समुद्र में 200 मीटर तक की गहराई तक जा सकती है। कितनी, 200 मीटर तक की गहराई तक। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी कि परावर्तन की। दर्पण से ही परावर्तन होना शुरू हो जाएगा। कब, दर्पण हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, एक प्लेन, एक अवतल, एक उत्तल, ठीक है। तो प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। तो हम प्लेन मिरर की बात करेंगे।
प्लेन मिरर से कैसे होगा? परावर्तन का मतलब है, रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाना, यानी कि लाइट वेव का उसी माध्यम में लौट आना, यानी कि वायु से गई वायु में वापस आ गई, जल से गई जल में वापस आ गई, तो वहीं का वहीं वापस आ रही है ना कोई चीज़ जाकर, यानी कि ऐसे मान लो यहाँ से टकराई फिर वापस आ गई, तो परावर्तन, इधर से टकराई इधर वापस आ गई, ऐसे सतह थी ऐसे टकराई ऐसे चली गई, तो क्या परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात नेक्स्ट है आपका, ब्लैक होल एक ऐसी घटना है जिसमें परावर्तन नहीं होता, यानी कि ब्लैक होल कंप्लीट रिजिड बॉडी, ऐसी बॉडी है कि वो सब चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है, तो इसमें परावर्तन हो नहीं सकता। तो ये आपको इंपॉर्टेंट उदाहरण ध्यान रखना है। परावर्तन किस चीज़ पे होता है? परावर्तन दर्पण पर होगा। दर्पण कैसा होगा? प्लेन मिरर। इसका दर्पण का निर्माण कैसे होता है? इसमें ग्लूकोज की भी भूमिका होती है और इस पर कलई की जाती है, किसकी? AgBr की। जबकि जो AgI है ना, ये कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन के लिए जाना जाता है। सिलिका आयोडाइड है ना, सिल्वर आयोडाइड, सिलिका नहीं सिल्वर आयोडाइड, और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की कलई की जाती है। कलई हमेशा दर्पण के राइट साइड पे की जाती है। किस साइड की जाएगी? राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें किरण यानी कि रे को डालना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्लेन मिरर में कैसे इसके एंगल काम करेंगे। तो हमने एक सरफेस लिया यानी कि प्लेन मिरर लिया, इस पर इंसिडेंट रे कराई, आई मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद एक रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि इसको बोलेंगे परावर्तित रे, परावर्तित किरण। तो इसने एंगल बनाया आई और इसने एंगल बनाया आर, यानी कि रिफ्लेक्ट एंगल और इंसिडेंट एंगल। तो कोण की जो माप करता है, इसकी माप करने के लिए हमने क्या किया कि बीच में नॉर्मल अभिलंब डाल दिया। तो अभिलंब का काम क्या होता है? एंगल को मेजर करना, कोण की माप ज्ञात करना। तो ध्यान रहेगा। अब इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल दो हैं बेसिकली। पहला रूल कि जो इंसिडेंट एंगल होगा, जो आपकी इंसिडेंट एंगल बनाया आई और जो रिफ्लेक्ट एंगल होगा आर, वो दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। कब? जब हमने नॉर्मल खींच रखा हो, दोनों साइड से देखना है आपको, ये प्लेन सरफेस हो जाएगा इसका, इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। और जो आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल, ये तीनों कोलिनियर होते हैं एक रेखा में, तो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे तीनों के तीनों एक ही सरफेस एक ही सतह में होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि एक किरण समतल दर्पण से तल पर 50 डिग्री का कोण बनाती है तो एंगल आर कितना होगा? यानी कि ऐसे कोई सरफेस है और ये किरण आई और इधर निकल गई, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये कह रहे हैं एक किरण समतल दर्पण से, तो प्लेन मिरर यहाँ है, यहाँ पर एक कोण बना रही है, कितना बना रही है? 50 डिग्री का। तो जो आपका इंसिडेंट एंगल है या सॉरी रिफ्लेक्ट एंगल है, ये वाला, ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? तो पहले तो हमें आई निकालना पड़ेगा, और आपको पता है जो अभिलंब है ये और ये सरफेस है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा पूरा, और जब ये 50 है तो ये कितना होगा? ये आपका कितना हो जाएगा? 40। और जब आई 40 है, आई की वैल्यू 40 है, तो आई किसके बराबर होता है? रिफ्लेक्शन के रूल से आर के बराबर होता है। जब ये 40 है तो आर भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल आपको दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट है हमारा, एक किरण समतल दर्पण से तल से 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो ये हमारा प्लेन हो गया समतल दर्पण का, और ये 35 डिग्री का कोण इधर बना रही है, तो आई ये वाला होगा, आर ये वाला होगा रिफ्लेक्ट होकर, और एक इसने हमने अभिलंब खींच लिया है। तो 35 डिग्री है तो आई कितना हो जाएगा? इसको घटा देंगे इसमें से, ये 35 है तो कितना बचेगा? 55, क्योंकि 90 डिग्री होता है टोटल, तो 35 55 90। जब ये आई 55 है तो आर रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा? 55 रूल के अकॉर्डिंग। अब इसने पूछा दोनों का, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो 55 और 55 110 डिग्री का हो जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्ट हमारा, दर्पण को थीटा कोण यदि घुमा दिया जाए, दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना घूम जाता है? 2 गुना गति से घूम जाता है, यानी कि डबल थीटा हो जाता है। यदि 30 डिग्री पर किसी को हमने दर्पण को घुमाया है ना, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री पर घूम जाएगा। तो ये पॉइंट आपको फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि बात करें हम, यदि दर्पण में वस्तु की चाल, यदि दर्पण में वस्तु की चाल v हो तो प्रतिबिंब कितना होगा? भाई यदि कोई दर्पण रखा हुआ है और यहाँ से कोई भी बंदा भागा जा रहा है और इसकी चाल v है, तो इस दर्पण के अंदर इस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? 2 गुनी होगी। खुद देख लो आप, जब दर्पण के सामने भाग के जाओगे तो प्रतिबिंब में यानी कि मिरर में आपको खुद डबल गति से भागते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि आप भी इधर से भाग रहे हो और उसमें भी आपकी ओर भागते हुए दिखाई दोगे खुद को ही। ठीक है, तो कितनी 2v स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यदि दर्पण वस्तु से v चाल से चले तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज कितना हो जाएगा? 2v की चाल से दिखाई देगा। यदि वस्तु को दर्पण से x मीटर की दूरी पर रखा जाए
तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितना हो जाएगा, x मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यानी कि दर्पण हो गया, मिरर हो गया, यहाँ से हमने किसी वस्तु को रखा तो ये वस्तु जितना इधर दिखाई दे रही है इस दर्पण से दूरी पे, x दूरी पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना इसका, इस दर्पण के अंदर ही x मीटर दूरी पर, गहराई पर अंदर की साइड दिखाई देगा इसको। इसका कहने का मतलब ये है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये कोई वस्तु है, खड़ा है यहाँ पे कोई, तो ये मिरर लगा हुआ है, ये 10 मीटर इधर की साइड खड़ा हुआ है, इसके सामने खड़ा हुआ है, तो जब इसमें देखेगा तो इसके अंदर, दर्पण के अंदर ही 10 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा अंदर की साइड पे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एक लड़का दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, दर्पण की ओर जा रहा है। 8 सेकंड के बाद उसका प्रतिबिंब, उसका जो इमेज बननी है 20 मीटर गहराई पर दिखाई देती है, दर्पण के अंदर 20 मीटर गहराई पर दिखाई देती है। शुरुआत में दर्पण से लड़के की दूरी क्या थी? तो ये क्वेश्चन आप समझेंगे। देखो, मैंने मान लिया एक मिरर है यहाँ पे और यहाँ पर ये लड़का खड़ा है, तो ये क्या कर रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो 8 सेकंड में कितनी दूरी करेगा? डी बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, 4 मीटर की, और टाइम कितना है, 8 सेकंड था। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 8 सेकंड में, 32 मीटर की। तो 32 मीटर की जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल की तो यहाँ से वो 8 सेकंड में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या कह रहे हो कि अब उसका प्रतिबिंब 20 मीटर की गहराई पर दिखा देता है, यानी कि यहाँ खड़ा होकर उसे अपना प्रतिबिंब इसके अंदर, यहाँ से दिख रहा है उसे 20 मीटर, यहाँ से खड़ा होकर, यहाँ से नहीं अंदर 20 मीटर, इस जगह से खड़ा होकर अंदर तक 20 मीटर है पूरा, तो यानी कि दर्पण से 10 मीटर अंदर होगा और ये दर्पण से 10 मीटर दूर खड़ा हुआ होगा। तो अब ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी शुरुआत में लड़के की दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 32 तो यहाँ तक गया हो शुरुआत से, तो 32 ये लिख दिया, और 10 दर्पण से इतनी दूरी भी रह रही है इसके भी, तो 10 ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 42 मीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी प्रकार है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के आप इसको समझ सकते हैं। इस बार चाल इतनी है और 5 सेकंड के बाद दर्पण के अंदर उसे 30 मीटर दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है इस बार यहीं से, तो दर्पण के अंदर यहीं से देख लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर 80 मीटर आ जाएगा। यदि आपको पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, तो हमेशा अपना जो आपको दर्पण है, ये दर्पण हो गया, और आपको अपने शरीर का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आपको अपने शरीर का आधी डिस्टेंस होगी जितनी, सपोज करो 5 मीटर के हो तो 2.5 मीटर, यानी कि 5 फीट के हो तो 2.5 फीट आपको लेंस की यानी कि दर्पण की ऊंचाई रखनी पड़ेगी, तो आपको अपना पूरी बॉडी दिख जाएगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब की संख्या, नंबर कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है 360/थीटा। 360 क्यों लिखा जाता है इसको, देखो प्रतिबिंब यानी कि मिरर पूरा 360 होता है, और हमें देखना है कि अब प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, तो इसका एक थीटा मान लेते हैं, जिससे थीटा से डिवाइड कर देते हैं। यदि हम 360 को डिवाइड करें, यानी कि हम 360 को थीटा से डिवाइड करें और यदि सम आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, और जैसे माइनस किया तो प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी, सम का मतलब इवन। यदि नंबर ओड आ जाए, थीटा से डिवाइड करा, तो उसमें से को हम सेम रखेंगे, उतने ही नंबर होंगे। थोड़ा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 डिग्री का झुकाव है, यानी कि यहाँ पर यदि आप बैठे हो और एक दर्पण आपके सामने लगा हुआ है और एक दर्पण पीछे की साइड है, ठीक है, और इनके बीच में झुकाव इसने 60 डिग्री का कहा है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में हम 60 डिग्री से डिवाइड करते हैं 360 को, तो इमेज का नंबर निकाल लेंगे। जब हमने 360 को 60 से डिवाइड किया तो कितना आया, 6। अब 6 क्या है आपका, एक इवन नंबर है, इवन है तो एक घटा देंगे, इवन से जैसे एक घटाया 5, तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी, सिर कितने बन जाएंगे, 5 सिर आपको बनते दिखाई देंगे। यदि एंगल 40 होता फिर 40 से डिवाइड कर देते, जैसे ही 40 से डिवाइड किया तो कितना आया, 9। अब 9 क्या है आपका, विषम संख्या है, यानी कि ओड नंबर है, ओड नंबर का मतलब अब सर कितने बनेंगे, 9 ही बनेंगे, अब आपको इसमें से घटाना नहीं है, तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। यदि आपको थीटा कितना दे देता, यदि थीटा आपको 50 दे देता तो 50 से डिवाइड करते आप 360 को, तो 7.2 आता, तो लेकिन आपको अराउंड फिगर में लेना है, कितने बनते फिर 7 सर बन जाते। और यदि समतल दर्पण आमने सामने 0 डिग्री पर रखे हो, यानी कि डिग्री कितनी हो, 0 थीटा 0 हो, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। कैसे होगी, यदि आप 360 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिट आता है, जैसे आपका समतल प्लेट की समता आती है, पावर कितनी होती है समतल प्लेट की, प्लान तो कितनी होती है, वो इन्फाइनाइट होती है, अनंत तक फोकस कर सकती है। और यदि पेरिस्कोप परिदर्शी की बात करें दर्पण में, तो दर्पण में जो आपका पेरिस्कोप होता है वो 45 डिग्री पर लगा होता है, और ये कहाँ काम होता है, पनडुब्बी में काम आता है, और यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि यदि आपका कोई जहाज होगा
उस जहाज में ऊपर की साइड ऐसे लगा हुआ होगा और नीचे इधर होगा, तो एक दर्पण यहाँ से फोकस करके यहाँ लगा हुआ होगा 45 डिग्री पर, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ भेजेगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री पर, और यहाँ वाला ऑब्जेक्ट व्यक्ति इसको आराम से देख सकेगा। ठीक है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के। यहाँ से प्रकाश जाएगा, वो यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ, और फिर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ आपके कुछ ऑब्जेक्टिव में फटाफट लगाएंगे। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? पारित का मतलब जैसे ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार हो जाए उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। टिंडल प्रभाव के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन स्कैटरिंग से। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जो आप घरों में रोशनदान देखते हैं और लाइट आती है तो उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखा देते हैं, तो उससे स्कैटरिंग होती है लाइट की, उसे प्रकीर्णन बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो ये आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक ने। E = h², प्रकाश बंडलों के रूप में चलता है। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है? देखो ऐसे सीरीज चलती है विबग्योर की सीरीज चलती है, और ये पूछ रहा है सबसे कम विचलन कोण किसका होता है? देखो रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है रेड की, तो रेड की जब तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो विचलन कोण डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि ये दूर तक दिखाई देता है, दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका विचलन कम होता है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे? रेड। और सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैंगनी का, क्योंकि स्टार्टिंग में ये इसकी वेवलेंथ कम है 7 के 7 रंगों में। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है साबित करते हुए एकमात्र घटना कौन सी है? तो यह घटना कौन प्रदर्शित करती है? ट्रांसवर्स है प्रकाश। ये घटना प्रदर्शित करती है आपके ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब आंखें चुंधियाना, जब लाइट को देखते हैं सूरज को तो आंखें ऑटोमेटिकली चुंधिया जाती हैं, तो उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। नेक्स्ट आपका, सूर्य की रोशनी को उसके संघटित रंगों में कौन विभाजित कर देता है? यानी कि सनलाइट व्हाइट लाइट होती है, और व्हाइट लाइट उसको डिफरेंट कलर में 7 कलर में कौन डिवाइड्स कर सकता है? डिफाइन कर सकता है संगठन रंगों में? आपका प्रिज्म कर देता है। ठीक है, प्रिज्म क्या कर सकता है? प्रिज्म आप क्या कर सकता है? यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर सकता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर सकता है, अलग अलग कलर में डिवाइड कर सकता है। ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तु क्या बोलते हैं हम? अप्रतिदीप्त वस्तु, जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, और जिनमें होता है उनको हम क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।